Welcome to you all in the next module of foreign exchange rate. In this module, we will cover how to exchange rate is determined in the foreign exchange market and what are the sources of demand of foreign exchange and the sources of supply of foreign exchange. In previous module, we have already covered what is foreign exchange rate, fixed system of exchange rate determination and flexible exchange rate system and managed floating exchange rate system. So let's discuss determination of the exchange rate. Demand for foreign exchange. Why the foreign currencies are demanded? The foreign currencies are demanded for the purpose of import of goods. जब हम कोई भी सामान विदेशों से इंपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमको उनको पेमेंट देना पड़ता है। तो फॉरेन करेंसी जो भी पेमेंट रिसीव करती हैं वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में करती हैं, जिसके कारण अगर डोमेस्टिक पीपल फॉरेन से सामान परचेस करते हैं तो उनको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है सामान को फॉरेन से परचेस करने के लिए। सेकेंड है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एजुकेशन, मेडिकल केयर, इंश्योरेंस, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो डोमेस्टिक पीपल फॉरेन से परचेस करते हैं। और अगर कोई भी पर्सन फॉरेन की सर्विस लेता है तो उसको जो पेमेंट देना होगा वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में देना होता है, जिसके कारण डोमेस्टिक पीपल को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है उसको पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है टूरिज्म। डिमांड, अगर कोई भी पर्सन फॉरेन विजिट करने जाता है तो फॉरेन में किए गए सारे एक्सपेंडिचर फॉरेन करेंसी के टर्म्स में होते हैं, जिसके लिए डोमेस्टिक पीपल को अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है और सारे पेमेंट फॉरेन करेंसी के टर्म्स में ही करने होते हैं। इस पर्पज़ से भी लोग फॉरेन करेंसी को डिमांड करते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स वो ट्रांसफ़र्स होते हैं जो एक तरफ़ा दिए जाते हैं, जिसके लिए कोई गुड्स और सर्विस का फ़्लो नहीं होता। इसमें गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन जो इंडियन पीपल फॉरेन को भेजते हैं और रेमिटेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसमें फॉरेन के जो वर्कर्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं और वो अपनी अर्नड इनकम का कुछ पोर्शन अपनी फैमिली जो फॉरेन में रह रही है उनको पे करते हैं। इस तरीके के यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के केस में भी फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, जब कोई डोमेस्टिक पीपल लैंड, बिल्डिंग, शेयर, बॉन्ड्स फॉरेन कंट्री में ख़रीदता है या उसमें निवेश करता है तो इस पर्पज़ से भी फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। स्पेक्यूलेशन, कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जो करेंसी की वैल्यू के घटने पे उसको परचेस करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसका रेट बढ़ जाएगा तो सेल करके उसको प्रॉफिट अर्न करेंगे। इस पर्पज़ से भी फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स, तो इंडियन पीपल या इंडियन गवर्नमेंट ने अगर फॉरेन से कोई लोन लिया है उसको पे करने के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया से पैसा बोरो कर रहा है तो वो इंडियन करेंसी में पैसा एक्सेप्ट नहीं करता, उसको पेमेंट करना होगा तो फॉरेन के करेंसी के टर्म में, जिसके कारण फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है। तो किसी भी पर्पज़ से अगर हम फॉरेन से कोई गुड्स या सर्विस ले रहे हैं या फॉरेन को किसी भी तरीके का पेमेंट करना है, दैट विल बी source of the demand for foreign exchange. Now what is the relationship between the foreign exchange rate and demand for foreign currency? Foreign exchange rate is the price of foreign currency. Foreign exchange rate foreign currency का प्राइस होता है। जब foreign currency के प्राइस बढ़ते हैं तो foreign currency की डिमांड कम हो जाती है। जैसे प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या एक्सचेंज रेट जो दिया है $1 की कीमत 10 रुपये है तो $1000 की डिमांड है। व्हेन द $1
price of $1 is ₹20, then $800 are demanded. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डॉलर की डिमांड कम हो रही है। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने के साथ घटती है। डिमांड कर्व को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट मीन्स इफ़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल बी हाई, यानी फॉरेन करेंसी महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम, और फॉरेन करेंसी सस्ती होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की किन किन सोर्स से हो सकती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सामान के बेचने से, जब हम विदेशियों को सामान बेचते हैं तो फॉरेन करेंसी हमको मिलती है। फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फॉरेनर्स को अगर हम कोई सर्विस, या फॉरेनर्स इंडिया से टूरिज्म, बैंकिंग, एजुकेशन, एयरवेज, शिपिंग, इन सब का यूज़ कर रहे हैं, कार्गो का यूज़ कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी पे करेंगे। एज ए टूरिस्ट जब वो यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो उससे फॉरेन करेंसी मिलेगी। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन एंड रेमिटांसेस बाय द इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, दीज आर द सोर्सेस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो विदेशों से मिलने वाले गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन जो मनी के टर्म्स में होते हैं उससे फॉरेन करेंसी मिलती है। और साथ ही साथ जो इंडियन वर्कर फॉरेन में वर्क कर रहे हैं और वो जब कुछ रेमिटांसेस इंडिया में अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं उससे भी फॉरेन करेंसी ऑब्टेन की जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में, एमएनसी जो हैं वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिनको एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे भी इंडियंस को या इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है। साथ ही साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेनर्स इंडियन कंपनीज़ के शेयर और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे भी फॉरेन करेंसी ऑब्टेन की जाती है। कुछ पर्सन स्पेकुलेशन पर्पस से भी फॉरेन करेंसी सेल करके डोमेस्टिक करेंसी को परचेस कर लेते हैं। एनआरआई जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं वो अपनी सेविंग को अगर कंट्री में डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट से भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई जो फॉरेन करेंसी की है उसमें रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सप्लाई भी फॉरेन करेंसी की बढ़ती जाती है। 10 रुपीज़ का $1 मिल रहा था तो $200 की सप्लाई हो रही थी। जब रेट बढ़ के 50 रुपये का $1 हुआ तो $1000 की सप्लाई होने लगी। मीन सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट आर पॉजिटिवली रिलेटेड। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जाता है करेंसी की सप्लाई भी बढ़ती जाती है। सो ब्लू कलर से सप्लाई कर्व को दिखाया गया है। 10 रुपीज़ जहाँ दिखाया गया है कि 10 रुपीज़ पे इज़ इक्वल टू $1 जब था तो $200 की सप्लाई थी, और जब ये बढ़ कर के 50 रुपीज़ का $1 हो गया तो डॉलर की सप्लाई बढ़ के $1000 की हो गई। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है वो देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, it is also called equilibrium exchange rate. It is determined by the demand and supply forces. It is stabilized at a point where demand for foreign currency is equal to supply of foreign currency. इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वहीं डिटरमाइन होता है जहां करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएं। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ब्लू कलर से सप्लाई कर्व को दिखाया गया है और रेड कलर से डिमांड कर्व को। डिमांड कर्व ये रिप्रेजेंट करता है कि 50 रुपीज़ पे जो डिमांड है, 50 रुपीज़ एक्सचेंज रेट था तो डिमांड जो थी वो 200 यूनिट्स की थी जबकि सप्लाई 100 यूनिट्स की थी। इस केस में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो सप्लायर की सप्लाई 10 थी और जबकि डिमांड 1000 यूनिट की थी। इस केस में डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो जब 30 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड भी 600 यूनिट्स की है और सप्लाई भी 600 यूनिट्स की, इस
इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहा जाता है, जहाँ कमोडिटी की डिमांड और कमोडिटी की सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो 30 रुपीज़ मार्केट में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। जब एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम रेट से कम होता है तब डिमांड ज़्यादा, और जो कंपटीशन क्रिएट करता है बायर्स में कि वो परचेज़ करें करेंसी को, बायर ज़्यादा करेंसी परचेज़ करने को रेडी है जबकि सप्लायर कम करेंसी परचेज़ करने को रेडी है। ऐसे केस में बायर्स में कंपटीशन बढ़ता है और फिर एक्सचेंज रेट बढ़ने लगता है, और बढ़ कर के तब तक बढ़ता है जब तक कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। और जब एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ऊपर होता है, ऐसे केस में सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होती है। सप्लायर्स में कंपटीशन बढ़ता है करेंसी को सेल करने के लिए, जिसके कारण वो रेट को रिड्यूस करके सेल करना चाहते हैं। और ऐसे केस में जैसे ही रेट रिड्यूस होता है डिमांड बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो 600 यूनिट्स पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट 30 है।